हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 11वीं की अध्याय 3 वनस्पति जगत का, जो कि NCERT बुक से है, इस पाठ का हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 3 वनस्पति जगत का अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, सवाल के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो उत्तर हो जाएगा, सवालों को मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी वर्णक, संचित भोज्य पदार्थ, कोशिका भित्ति की संरचना तथा कसाब की उपस्थिति, अनुपस्थिति एवं संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। व्हिटेकर वर्गीकरण के अनुसार सवालों को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी तथा तीसरा है रोडोफाइसी। ठीक है, अब देखिए सवाल की डिवीजन, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। डिवीजन, क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम हरा शैवाल है। प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए और बी है तथा संचित भोजन स्टार्च होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है। फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति 2 से 8 समान शीर्ष होते हैं तथा आवास स्थान अलवण जल, लवणीय जल या खारा जल में पाए जाते हैं। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं डिवीजन के बारे में जानते हैं। डिवीजन फियोफाइसी, जिसका सामान्य नाम भूरा शैवाल है। प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजैथिन है। संचित भोजन मैनिटोल, लैमिनेरिन है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा एल्जिन की होती है। इनमें फ्लैजिला की संख्या 2 तथा उनकी निवेशन की स्थिति असमान पार्श्वीय होता है एवं इनका आवास स्थान अलवण जल यानी कि कहें तो बहुत कम खारा जल और लवणीय जल होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं डिवीजन रोडोफाइसी के बारे में। डिवीजन रोडोफाइसी, जिसका सामान्य नाम लाल शैवाल है। रोडोफाइसी का सामान्य नाम क्या है? तो लाल शैवाल है। प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए डी पाया जाता है। फाइकोएरिथ्रिन तथा संचित भोजन प्लोरोडियोन स्टार्च है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है। फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति अनुपस्थित होती है एवं इनका आवास स्थान अलवण जल यानी कि कुछ खारा जल, लवण जल यानी कि अधिकांश में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। लिवरवर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन होता है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, लिवरवर्ट बीजाणु उद्भिद के संपुट यानी कि कैप्सूल, इसे इंग्लिश में कहते हैं, में बीजाणु मातृ कोशिकाओं में बीजाणु यानी कि स्पोर्स बनते समय विभाजन होता है। 2 है यहाँ पे मॉस। आइए हम लोग मॉस के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। बीजाणु उद्भिद के संपुट में बीजाणु बनते समय बीजाणु मातृ कोशिकाओं में निम्नीकरण यानी कि मियोसिस विभाजन होता है। अब देखिए यहाँ पे फर्न है। बीजाणुधानी में बीजाणु मातृ कोशिकाओं में निम्नीकरण होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिम्नोस्पर्म। लघु बीजाणुधानी में परागकण बनते समय लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में निम्नीकरण उपस्थिति, अनुपस्थिति एवं संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। व्हिटेकर वर्गीकरण के अनुसार शैवालों को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला है क्लोरोफाइसी, पहले बता दिए थे हम। फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी विभाजन होता है। विजांड, इसे इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं।
तो ओव्यूल के बीजांड का यानी कि न्यूक्लियस की गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में निम्नीकरण विभाजन होता है। इससे गुरु बीजाणु बनते हैं। एक गुरु बीजाणु वृद्धि करके मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणपोष बनाता है। आप लोग को मैं सलाह दूंगी कि आप लोग NCERT बुक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको कुछ अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 है एंजियोस्पर्म्स। परागकोश की पराग मातृ कोशिकाओं यानी कि पोलन मदर सेल्स में निम्नीकरण विभाजन होता है। इससे परागकण अथवा लघु बीजाणु बनते हैं। बीजांड काय के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका निम्नीकरण विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। अगुणित बीजाणु भ्रूणकोश का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आप लोगों के पास। पौधे के 3 वर्गों के नाम लिखो जिसमें स्त्रीधानी होती है। इनमें से किसी एक के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन करो। तो देखिए पौधे के 3 प्रकार है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म। तो वर्ग के पौधों में स्त्रीधानी पाई जाती है, तो इसमें से एक का वर्णन करना है। तो हम देखिए इसमें फर्स्ट है जो ब्रायोफाइट, इसका वर्णन किए हैं जैसे कि मॉस। ब्रायोफाइट पादप के अंतर्गत आता है। का जीवन चक्र लाइफ साइकिल ऑफ मॉस ऑफ ब्रायोफाइट, तो इसका हम लोग वर्णन करने वाले हैं। देखिए इसकी प्रमुख अवस्था युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट होती है। युग्मकोद्भिद की 2 अवस्थाएं पाई जाती है। आइए जानते हैं वो 2 अवस्था कौन कौन सी है। तो पहला है यहाँ पे क शाखा में हरे तंतुरूपी प्रोटोनीमा का निर्माण अगुणित बीजाणुओं के अंकुरन से होता है। इस पर अनेक कलिकाएं विकसित होती है जो वृद्धि करके पत्तीमय अवस्था का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पे ख है, पत्तीमय अवस्था पर नर तथा मादा जननांग समूह के रूप में बनते हैं। नर जननांग को क्या कहते हैं, तो पुधानी एंथ्रेडियम तथा मादा जननांग को स्त्रीधानी अर्चिगोनियम कहते हैं। ओके, पुधानी में द्विकाशाभिक घुमनू यानी कि एंथ्रोजोइड्स तथा स्त्रीधानी में अंडाणु ओवम बनता है। निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। घुमनू तथा अंडाणु संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी कि ओस्पोर बनाते हैं। युग्मनज से वृद्धि तथा विभाजन द्वारा द्विगुणित बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। यह युग्मकोद्भिद पर अपूर्ण परजीवी होता है। अब देखिए बीजाणु उद्भिद के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, देखते हैं हम लोग। पहला है यहाँ पे पाद, कहने का अभिप्राय फुट। दूसरा है सीटा तथा तीसरा है संपुट यानी कि कैप्सूल। तो देखिए संपुट के बीजाणु कोष्ठ में स्थित द्विगुणित बीजाणु मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु यानी कि स्पोर्स बनते हैं। संपुट के स्फुटन से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु अंकुरित होकर तंतुरूपी स्वपोषी प्रोटीन्स यानी कि प्रोटीनीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आप लोगों के पास। निम्नलिखित की सूत्र गुणता बताओ। मॉस के प्रथम तंतु कोशिका द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक, मॉस की पत्तियों की कोशिका, फर्न के प्रोथैलस की कोशिका, फिर है यहाँ पे मार्केशिया की जमा कोशिका, एक बीजपत्री की मेरिस्टेम कोशिका, लिवरबट के अंडाशय तथा फर्न के युग्मनज, सबका बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, मॉस की प्रथम तंतु कोशिका अगुणित यक्ष होती है। द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक त्रिगुणित यानी कि 3 गुना होता है। अब देखिए मॉस की पत्तियों की कोशिका अगुणित यानी कि एक्स होती है। फिर है फर्न के प्रोथैलस की कोशिकाएं
अगुणित यक्ष होती है। फिर है यहाँ पे मार्केशिया की जेमा कोशिका अगुणित यानी कि एक्स होती है। फिर है एक बीजपत्री की मेरिस्टेम कोशिका द्विगुणित यानी कि 2 गुना होती है। और लीवरवर्ट का अंडाशय द्विगुणित यानी कि 2 गुना होता है। फिर है फर्ण का युग्मनज द्विगुणित यानी कि 2 गुना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है आप लोगों के सामने। शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैवाल का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसमें लिखा गया है, ध्यान आपको यहाँ पे देना है। भोजन के रूप में एल्गी एज फूड पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण का 50% शैवालों द्वारा होता है। शैवाल कार्बोहाइड्रेट, खनिज तथा विटामिन से भरपूर होते हैं। पोरफायरा, एलेरिया, अल्वा, सरगाशम, लेमिनेरिया आदि खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि खाने में प्रयोग किए जाते हैं। फिर देखिए आगे है क्लोरेला में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स तथा विटामिन्स पाए जाते हैं। इसे भविष्य के भोजन के रूप में पहचाना जा रहा है। इसे हमारी बढ़ती जनसंख्या की खाद्य समस्या को हल करने की पूरी संभावना है। जो क्लोरेला है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स तथा विटामिन्स पाए जाते हैं। इसे भविष्य के भोजन के रूप में पहचाना जा रहा है। इससे हमारी बढ़ती जनसंख्या की खाद्य समस्या के हल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शैवाल व्यवसाय में कहने का अभिप्राय, आपको व्यवसाय से पता चल रहा है कि खरीद बिक्री करने का है। देखिए शैवाल व्यवसाय में एल्गी इन इंडस्ट्री, तो पहला है डाइटम के जीवाश्म यानी कि मृत शरीर, डाइटोमेशियस मृदा, डाइटोमेशियस अर्थ ऑफ किसल घर बनाते हैं। यह मृदा 500 डिग्री सेल्सियस ताप सहन कर लेती है। इसका उपयोग में विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे धातु प्रलेप यानी कि धातु प्रलेप, वार्निश, पॉलिश, टूथपेस्ट, ऊष्मारोधी सतह आदि। अब देखिए यहाँ पे 2 है क्रोन्ड्रस, यूकेमा आदि शैवालों से केराटिनिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग श्रृंगार प्रसाधनों, शैम्पू आदि बनाने में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 है एलेरिया, लेमिनेरिया आदि से एल्जिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग अज्वलनशील फिल्मों, कृत्रिम रेशों आदि के निर्माण में किया जाता है। यह शल्य चिकित्सा के समय रक्त प्रवाह रोकने में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 4 है अनेक समुद्री शैवालों से आयोडीन, ब्रोमीन आदि प्राप्त की जाती है। अब देखिए यहाँ पे 5 है क्लोरेला से प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक क्लोरीन प्राप्त होती है। यह जीवाणुओं को नष्ट करती है। कारा का नाइटेला शैवालों की उपस्थिति से जलाशय के मच्छर नष्ट होते हैं। अतः ये मलेरिया उन्मूलन कहने का अभिप्राय है यहाँ पे गायब यानी कि भगाना, दूर करना, नष्ट करना में सहायक होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 6 है लाल शैवालों से एगार प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, लेकिन उसी में दूसरा क्वेश्चन भी था कि जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व बताएं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो इसका उत्तर भी हम लोग देखने वाले हैं। जो जिम्नोस्पर्म पादप है, प्लांट है, उसका क्या महत्व है जिम्नोस्पर्म का, वो देखने वाले हम लोग यहाँ पे। तो पहला है सजावट के लिए यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स, साइकस, पाइनस, एरोकेरिया, गिंगो, थूजा, क्रिप्टोमेरिया
आदि पौधे का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, भोज्य पदार्थों के लिए प्लांट्स ऑफ फूड वैल्यू, साइकस जेमिया से साबूदाना यानी कि सागो प्राप्त होता है। फिर देखिए आगे क्या है, आगे है चिलगोजा यानी कि पाइनस जरएडिना के बीज खाए जाते हैं। नीटम, गिंगो व साइकस के बीजों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, फर्नीचर के लिए लकड़ी, चीड़, पाइनस, देवदार, केड्रस, कैल यानी कि पाइनस वॉलिचियना फर एबेज से प्राप्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर तथा इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, औषधियाँ यानी कि मेडिसिन्स। साइकस के बीज, छाल व गुरु बीजाणु पर्ण को पीसकर पुलटिस बनाई जाती है। टेक्सस ब्रेवफोलिया यानी कि से टैक्सोल औषधि प्राप्त होता है जिसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे थूजा की पत्तियों को, थूजा जो कि एक प्रकार का पौधा है, तो उसकी पत्तियों को उबालकर बुखार, खांसी, गठिया रोग के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट है, एबिस बॉल्सेमिया से कनाडा बॉल्सम, जूनिपेरस से सीडारवुड ऑयल, पाइनस से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों है? तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। उत्तर देखिए, जिम्नोस्पर्म में बीजांड अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में बीजांड ढका होता है। इस कारण जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अलग अलग होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विषम बीजाणुता क्या है? इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। फिर देखिए इसके बाद है, इसका 2 उदाहरण भी देना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विषम बीजाणुता यानी कि हेट्रोस्पोरी। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानियों में होता है। कुछ जातियों में समबीजाणुता यानी कि होमोस्पोरी पाई जाती है। इसमें 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इन्हें लघु बीजाणु मैक्रोस्पोर्स तथा गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स कहते हैं। लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोपोरेंजिया में तथा गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजिया में होता है। लघु तथा गुरु बीजाणु वृद्धि तथा विभाजन द्वारा क्रमशः नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। ओके, अब देखिए मादा युग्मकोद्भिद कुछ समय तक मातृ बीजाणु उद्भिद पादप पर लगा रहता है। ओके, अब देखिए निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जायगोट कहते हैं, जायगोट का निर्माण तथा नवोद्भिद पादप यानी कि यंग एम्ब्रायो मादा युग्मकोद्भिद से ही भोजन प्राप्त होता है। अतः यह बीज निर्माण प्रक्रिया में जैव विकास को प्रदर्शित करता है। विषम बीजाणुता सिलेजिनेला साल्विनिया नामक टेरिडोफाइट में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म भी विषम बीजाणुता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के पास। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन करो। पहला है प्रथम तंतु, दूसरा है यहाँ पे पुधानी, तीसरा है स्त्रीधानी, 4 है द्विगुणितक, 5 है बीजाणुपर्ण और 6 है समयुग्मकी। तो इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं बारी बारी से सबका। पहला है प्रथम तंतु यानी कि प्रोटोनीमा। यह मॉस के युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है। बीजाणु अंकुरित होकर शाखा में तंतु रूपी हरे रंग स्वपोषी
प्रथम तंतु बनाते हैं। इन पर कलिकाएं विकसित होती है। कलिकाएं पतिमय अवस्था लीफ स्टेज में विकसित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, पुधानी यानी कि एंथ्रीरिडियम। ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट्स में नर जननांग पुधानी यानी कि एंथेरिडियम में होते हैं। ये युग्मकोद्भिद पर विकसित है। ये नाशपाती के आकार की या गोलाकार संरचनाएं होती है। इनके चारों ओर एक स्तरीय चोलक स्तर यानी कि जैकेट लेयर होता है। पुम्नो मातृ कोशिकाओं से पुम्नो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। पुम्नो नर युग्मक होते हैं। मॉस के परमाणु द्विकशाभिक तथा फर्न के पुम्नो बहुकशाभिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है, स्त्रीधानी यानी कि आर्चेगोनियम। यह ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में पाई जाने वाली मादा जननांग है। ये फ्लास्क रूपी होती है। इनका आधारीय चौड़ा भाग अंडधानी यानी कि वेंट्रल तथा ऊपरी शंकरा भाग ग्रीवा यानी कि नेक कहलाता है। अंडधानी में एक अंडाणु यानी कि ओवम और एग सेल बनती है। स्त्रीधानियाँ युग्मकोद्भिद पर विकसित होती है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, द्विगुणितक यानी कि डिप्लोन्टिक। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब बीजाणु उद्भिद पीढ़ी स्वतंत्र प्रभावी तथा प्रकाश संश्लेषी होती है तब इसे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करते हैं तथा युग्मक बनाते हैं। फिर आगे देखिए, नर तथा मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद पीढ़ी का पुनः निर्माण होता है। इस प्रकार के जीवन चक्र को द्विगुणित यानी कि डिप्लोन्टिक कहते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। अब देखिए यहाँ पे 5 है, बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल। बीजाणु उद्भिद अवस्था जैसे फर्न में वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होती है। परिपक्व पत्तियों पर बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी के समूह सोराई यानी कि सोरी कहलाते हैं। बीजाणुओं का निर्माण करने वाली इन पत्तियों को बीजाणुपर्ण यानी कि स्पोरोफिल कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में लघु तथा गुरु बीजाणुपर्ण क्रमशः नर शंकु तथा मादा शंकु कोन ऑफ स्ट्रोबिला बनाते हैं। यहाँ पे 6 है, समयुग्मकी यानी कि आइसोगैमी। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आकृति तथा आकार में समान युग्मकों के संलयन को समयुग्मकी संलयन यानी कि आइसोगैमस, सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है आप लोगों के पास। निम्नलिखित में अंतर करो, लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल। सेकेंड है लिवरबोर्ड तथा मॉस। 3 है विषम बीजाणुक तथा सम बीजाणुक टेरिडोफाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 है। यहाँ पे 4 भी है, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन। तो सभी में आपको यहाँ पे अंतर करना है। तो मैं यहाँ पे सभी का अंतर कर दी हूँ, बस आपको बताना है। पहला है लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो आइए देखते हैं। लाल शैवाल रेड एल्गी, भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी। क्रम संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तक दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो लाल शैवाल होता है सूक्ष्मदर्शीय, कुछ बहुकोशिकीय एवं जटिल संरचना वाले होते हैं। और भूरे शैवाल सरल तंतुरूपी से सघन शाखित विशालकाय होते हैं। भूरे शैवाल होते हैं जो क्लोरोफिल इनमें ए डी पाया जाता है और लाल शैवाल में क्लोरोफिल ए डी और सी पाया जाता है। भूरे शैवाल में आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे
ज़ैंथोफिल के अनुपात के कारण भूरा रंग विभिन्न शेड का होता है। अब देखिए, लाल शैवाल में संचित भोजन फ्लोरिडियन और स्टार्च होता है, जबकि भूरे शैवाल में संचित भोजन लैमिनेरिन स्टार्च होता है। अब देखिए यहाँ पे 5 है। लाल शैवाल के कुछ उदाहरण हैं जिनके फलस्वरूप ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया आदि आते हैं। और भूरे शैवाल के अंतर्गत उदाहरण के फलस्वरूप लैमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस, एक्टोकॉपर्स आदि आते हैं। अब देखिए लिवरवॉर्ट तथा मॉस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिवरवॉर्ट एंड मॉस। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं लिवरवॉर्ट और मॉस क्रम संख्या यहाँ पे है। पादप शरीर पृष्ठधारी चैप्टा सूकाकाय यानी कि थैलस होता है लिवरवॉर्ट में, और मॉस में पादप शरीर पत्तीमय होता है। यह तना तथा पत्ती सदृश रचना में विभेदित होता है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, समझिएगा ये लिवरवॉर्ट है और ये मॉस है। ओके, सेकेंड है लिवरवॉर्ट में मूलाभास यानी कि रियोजोइड्स एक कोशिकीय होता है, और मॉस में मूलाभास बहुकोशिकीय तथा शाखामय होते हैं। अब देखिए 3 है यहाँ पे, सूकाकाय की अधर सतह पर सल्क यानी कि स्केल्स पाए जाते हैं और इसमें सल्क अनुपस्थित होते हैं। बीजाणु उद्भिद पाद, सीटा तथा संपुट में विभेदित या अविभेदित होता है, और मॉस में बीजाणु उद्भिद पाद, सीटा तथा संपुट में विभेदित या अविभेदित होता है। 5 है यहाँ पे, बीजाणु उद्भिद युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है, और इसमें बीजाणु उद्भिद युग्मकोद्भिद पर आंशिक परजीवी होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग 5 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों के लिए 8 का दिए हैं। ओके, तो इसे भी आप लोग जान लीजिए नॉलेज के लिए। 6 है, संपुट में बीजाणु बनते हैं। इलेटर्स बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। संपुट में बीजाणु बनते हैं। परिमुख की दंत सदृश रचनाएं प्रकीर्णन में सहायक होती है। आगे देखिए, संपुट में स्तंभिका कोल्यूमेला का अभाव होता है, और इसमें संपुट में स्तंभिका पाई जाती है। आगे देखिए 8 है। 8 है यहाँ पे, बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं, और इसमें बीजाणु अंकुरित होकर प्रोटोनीमा बनाते हैं। इस पर बनने वाली कलिकाएं विकसित होकर पत्ती सदृश पादप का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था कि विषम बीजाणुक तथा सम बीजाणुक टेरिडोफाइटा में अंतर करना था। तो डिफरेंस बिटवीन हेट्रोस्पोर्स एंड होमोस्पोरस पेट्रिडियोफाइट्स। अब देखिए यहाँ पे क्रम संख्या है विषम बीजाणुक और सम बीजाणुक के बारे में। तो विषम बीजाणुक हेट्रोस्पोरस, सम बीजाणुक होमोस्पोरस, क्रम संख्या 1, 2 करके दिया गया है। तो देखिए हम लोग जानते हैं विषम बीजाणुक में कुछ टेरिडोफाइट्स में 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इन्हें लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स तथा बृहद या गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स कहते हैं। और सम बीजाणुक में अधिकांश टेरिडोफाइट्स में एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इसलिए इन्हें सम बीजाणु यानी कि होमोस्पोर्स कहते हैं। यहाँ पे सेकेंड है, लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद तथा बृहद या गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद विकसित होता है, और इसमें सम बीजाणु से विकसित युग्मकोद्भिद उभयलिंगी होता है। थर्ड है यहाँ पे, विषम बीजाणु के कुछ उदाहरण साल्विनिया तथा सिलेजिनेला है, और सम बीजाणु के कुछ उदाहरण टेरिस तथा ट्रायोप्टेरिस आदि है। 4 देखिए यहाँ पे 4 क्या है, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेंगेमी एंड ट्राइपल फ्यूजन। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में भी। युग्मक संलयन, सेंगेमी, त्रिसंलयन, ट्राइपल फ्यूजन।
नर तथा मादा युग्मकों पुंनु तथा अंडाणु के परस्पर मिलने से युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं और इसमें ट्राइपल फ्यूजन में यह आवृत्तिबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है। युग्मक संलयन दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र को मिलने से बने द्वितीयक केंद्र यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। यह त्रिगुणित यानी कि 3 गुना होता है। इस क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं तथा त्रिसंलयन भी कहते हैं। आप लोग इसे देखिए, स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो। ठीक है, आइए अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है उस पे। एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से किस प्रकार विभेदित करोगे? उत्तर हो जाएगा एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में भिन्नता डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट एंजियोस्पर्म्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, पहले देखिए यहाँ पे क्रम संख्या है 1 2 3 4 करके, फिर लक्षण दिया गया है इधर, फिर एक बीजपत्री मोनोकोट प्लांट्स, द्विबीजपत्री डायोकोट प्लांट्स। तो आइए जानते हैं हम लोग। पहला है जड़ का प्रकार, अपस्थानिक जड़ें होते हैं और इसमें सामान्य मूसला जड़ें होते हैं। फिर सेकेंड है यहाँ पे तना शाकीय तथा कोमल होता है और इसमें तना शाकीय या काष्ठीय होते हैं। फिर तीसरा है संवहन मूल संयुक्त या अरीय अवर्धी यानी कि क्लोज्ड होता है और इसमें संयुक्त या अरीय अवर्धी ओपन प्रकार के होते हैं। फिर 4 है यहाँ पे पत्तियों में शिरा विन्यास, तो इसमें समानांतर शिरा विन्यास होता है और इसमें जालिकावत शिरा विन्यास होता है। फिर 5 है यहाँ पे पुष्प, ये त्रितयी यानी कि ट्राइमेरस होते हैं और इसमें सामान्यतया पंचायती होते हैं। ठीक है, पेंटामेरस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 है बीज, भ्रूणपोषी होते हैं, इसमें अभ्रूणपोषी या भ्रूणपोषी होते हैं। 7 है यहाँ पे बीजपत्र, एक अग्रस्थ बीजपत्र होते हैं, इसमें 2 पार्श्वीय बीजपत्र होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है आप लोगों के पास। स्तंभ 1 में दिए गए पादपों की स्तंभ सेकेंड में दिए गए पादपों से मिलान करो। तो यहाँ पे स्तंभ 1 है पादप, स्तंभ 2 है वर्ग। तो आइए देखते हैं। है यहाँ पे क्लैमाइडोमोनस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, आपके बुक में दिया होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा शैवाल। और ब में है साइकस, का उत्तर हो जाएगा 4 जिम्नोस्पर्म। स में है सिलेंजी जिसका उत्तर हो जाएगा सेकेंड टेरिडोफाइट। और द है यहाँ पे स्प्रैंगनम, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मॉस। देखिए आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, ओके, क्योंकि आपको एक बार में आंसर पता चल जाएगा। आप बुक वाला मत उतारिएगा, इस तरह से आप लोग ऐसे ऐसे मत मिलान कीजिएगा, ये मिलान करने का रॉन्ग तरीका है। और जिस तरह से हम बताएं ये राइट तरीका है, तो आप लोग ऐसे अब आदत डालिए। ठीक है, बुक में आप लोग मिला सकते हैं वैसे, लेकिन कॉपी में ऐसे ही आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है, जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन करो। तो उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षण। पहला है इनको सामान्यतया नग्नबीजी पौधे कहते हैं। ये मुख्यतया मरूद भित्ति काष्ठीय बहुवर्षीय होते हैं। सेकेंड है यहाँ पे इनमें सामान्य मूसला जड़ पाई जाती है तथा कुछ पौधों में प्रवाल जड़ें भी पाई जाती है। थर्ड है यहाँ पे पत्तियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला है सल्क पर्ण तथा यहाँ पे दूसरा है वास्तविक पर्ण। ओके, अब देखिए यहाँ पे मतलब 4 है रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर गड्ढों में धंसे हुए होते हैं। 5 है यहाँ पे पत्तियाँ प्रायः संकरी सुई सदृश होती है, इन पर उपचर्म का मोटा आवरण होता है। 6 है संवहन ऊतक जाइलम में वाहिकाओं यानी कि वेसल्स तथा फ्लोएम में सहकोशिकाओं कॉम्पेनियन सेल्स का अभाव कमी होता है। 7 है यहाँ पे पौधे
विषम बीजाणुक होते हैं। और 8 है वायु परागकण होता है। 9 है बीजांड नग्न होता है इत्यादि। तो आप लोग इसमें 5 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा ही लिखना है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।